औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students and friends, Assalamu alaikum. This is Tajammul Bashir of your computer science teacher. I hope you all are fine. Today we are going to learn loop structure. Last बेटा हम लोगों ने 3 lectures के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ा। कंट्रोल स्ट्रक्चर की टाइप आप लोगों ने देखी। वहां पे बेसिकली हमारे पास बेटा कंट्रोल स्ट्रक्चर की 3 टाइप्स थी। वो कौन कौन सी टाइप्स थी? कंट्रोल स्ट्रक्चर की फर्स्ट वन टाइप बेटा कहलाई सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सेकंड वन इज नोन एज सिलेक्शन स्ट्रक्चर एंड थर्ड वन इज नोन एज लूप स्ट्रक्चर। बेटा हमारे पहले जो 3 लेक्चर्स थे कंट्रोल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उनमें हम लोगों ने सीक्वेंस स्ट्रक्चर को स्टडी किया, हम लोगों ने सिलेक्शन स्ट्रक्चर को स्टडी किया। आज इंशाल्लाह हम लोग जिस स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा है? लूप स्ट्रक्चर है। यानी कि लूप स्ट्रक्चर आपके पास कंट्रोल स्ट्रक्चर की ही थर्ड वन फॉर्म है, थर्ड वन टाइप है। अब हम बात करते हैं लूप स्ट्रक्चर के बारे में। लूप स्ट्रक्चर बेटा हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग किसी लाइन को या लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स को मल्टी टाइम्स के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं बड़ा एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ बेटा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है ये आप लोगों ने 10 टाइम्स प्रिंट करवाना है। एक नेम आपको दिया गया है, आपके कंट्री का नेम आपको दिया गया है पाकिस्तान, और इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि आप इसको 10 टाइम्स 10 दफा आप इसको प्रिंट करवाएं। तो देन बेटा आप क्या करेंगे कि जीडब्ल्यू बेसिक लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एक स्टेटमेंट अवेलेबल है, और वो स्टेटमेंट कौन सी है? प्रिंट की स्टेटमेंट। आप प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करें और डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान का जो वर्ड है ये एज अ स्ट्रिंग के तौर पर दिया जाता है, सो इसलिए आपने डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख दिया पाकिस्तान। पाकिस्तान बेटा आपने लिखा, डबल कोटेशन मार्क्स आपने क्लोज कर दी। अब यहां पे एक जो लाइन मैंने आपके सामने लिखी है जो कि लैंग्वेज का कोड है, ये आपको ये बताती है कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले करवाया जाएगा क्या चीज? पाकिस्तान आपको डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। अब क्वेश्चन बेटा मेरे आपके साथ ये था कि आपने इसको 10 टाइम डिस्प्ले करवाना है। अब 10 टाइम डिस्प्ले करवाने के लिए एक तो सॉल्यूशन आपके पास सिंपल सा ये है कि आप इस लाइन को 10 टाइम्स लिख दो, 10 दफा इस लाइन को लिखो। एक दफा लिखा, फिर दूसरी दफा लिखो, फिर तीसरी दफा लिखो, चौथी दफा, पांचवी दफा एंड सो ऑन। कितनी दफा बेटा आप लिखेंगे? 10 टाइम्स आप इस लाइन को लिख देंगे। जी बेटा एक तो हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन ले लिया कि आप इसको 10 टाइम्स लिख दें, आप 10 दफा इस लाइन ऑफ स्टेटमेंट को लिख दें। एक तो हल आपके पास ये है। अब दूसरा हल बेटा कुछ आसान हल भी होना चाहिए। अब ये बात तो नहीं है कि अगर आपको 10 दफा कहा जा रहा है तो आप 10 दफा लाइन को लिखें, आपको 50 दफा कहा जा रहा है तो आप 50 दफा लाइन को लिखें, आपको 100 दफा कहा जा रहा है तो आप 100 दफा लाइन को लिखें। ये आपके लिए एक टफ काम हो जाएगा, एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी आपके सामने आ जाएगी। अब इससे बचने के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि आपके लिए आसानी हो, सिस्टम चाहे उसको जितनी दफा मर्जी करे। रीजन इज दैट बेटा कि जितनी भी लैंग्वेजेस बनाई जाती हैं ये यूजर फ्रेंडली लैंग्वेजेस होती हैं। जितने सॉफ्टवेयर बिल्टअप किए जाते हैं उनमें सबसे पहले जिस बात का ख्याल रखा जाता है वो ये बात है कि वो यूजर फ्रेंडली हो, यानी कि यूजर को कम से कम काम करना पड़े। सिस्टम चाहे जितना मर्जी काम करे वो मैटर नहीं करता, यूजर को काम कम करना चाहिए। सो बेटा उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास एक टर्म ये भी अवेलेबल है कि लाइन तो बेटा आप एक दफा लिखें, लेकिन इस लाइन को 10 टाइम एग्जीक्यूट करवा दिया जाए। लाइन एक दफा लिखी जा रही है लेकिन चल कितनी दफा रही है? 10 दफा। अब हम लोगों ने 2 सॉल्यूशन देखे। पहला सॉल्यूशन ये था कि आप लाइन को 10 दफा लिख दें, हर लाइन एक दफा चले, और दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया? लाइन को एक दफा लिखें लेकिन चले कितनी दफा? 10 दफा चले। दोनों में बेटा हमारे लिए क्या आसानी है? हमारे लिए आसानी ये है कि लाइन एक दफा लिखें लेकिन चले कितनी दफा? 10 दफा चले। इसी चीज को हैंडल करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हम कम से कम काम करें, सिस्टम ज्यादा काम कर ले, उसलिए बेटा फिर हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? लूप स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लूप स्ट्रक्चर बेटा सेम लाइक वैसे ही है जैसे कि कहा जाता है कि आप एक साइकिल का वर्ड यूज कर लें, और साइकिल का वर्ड जो होता है वो कुछ ऐसा होता है कि आपने
फर्स्ट स्टेप से काम शुरू किया। लेट्स ये कुछ स्टेप्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 आपके पास स्टेप हैं। आपने पहले स्टेप से काम शुरू किया, काम शुरू करने के बाद दूसरे पे आया, दूसरे से तीसरे पे आया, फिर चौथे पे, फिर पांचवें पे, छठे पे आया, और छठे के बाद फिर अगेन वो पहले पे चले जाए। लास्ट वन स्टेप को ज्वाइन कर दें, जोड़ दें, किसके साथ? पहले स्टेप के साथ जोड़ दें, तो देन बेटा ऐसे प्रोसेस को साइकिल प्रोसेस कॉल किया जाता है। तो लूप के अंदर भी कुछ ऐसे ही है, एक चेन है आपके पास कि आपने जो काम करना है बेटा, जैसे ही आप लोग लास्ट पे जाएंगे दोबारा आपको कहां पे ले आएगा? स्टार्ट में ले आएगा। तो रिपीटिशन ऑफ द स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन मोर देन 1 टाइम्स और स्पेसिफाइड टाइम, जितनी दफा आप लोग चाहें उतनी दफा उसको वो रिपीट करें। ये तमाम की तमाम बेटा जो सहूलियात हैं, फैसिलिटेशंस हैं, वो आपको कहां पे मिलेंगी? वो आपको लूप स्ट्रक्चर के अंदर मिलेंगी। ठीक है जी। इसी तरह बेटा हमारे पास लूप स्ट्रक्चर की भी टाइप्स हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर हम लोगों ने किया, तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर की भी 2 टाइप हमारे सामने आ गई। इसी तरह हमारे पास लूप स्ट्रक्चर की भी 2 टाइप हैं जो कि हमारी बुक के अंदर इस्तेमाल की जा रही हैं। वो 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं? पहली टाइप वो इस्तेमाल कर रहा है लूप स्ट्रक्चर के अंदर फॉर नेक्स्ट के नाम से, फॉर नेक्स्ट लूप इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरा जो लूप बेटा वो इस्तेमाल कर रहा है व्हाइल व्हेन के नाम से लूप इस्तेमाल कर रहा है। 2 लूप है बेटा हमारे पास, एक फॉर लूप है और एक व्हाइल लूप है। आपकी बुक के अंदर 3 लिखे हुए हैं, आप परेशान होंगे कि सर तो कह रहे 2 है लेकिन बुक के अंदर 3 है। तीसरा बेटा वो जो लिख रहा है वो नेस्टेड लूप है। नेस्टेड लूप मींस लूप इनसाइड लूप। लूप 2 ही है आपके पास, फॉर एंड व्हाइल। इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए इसकी एक इनहांस शेप हमारे पास आ जाती है। यानी कि अगर आप लूप के अंदर लूप इस्तेमाल करते हैं तो देन बेटा उसको हम लोग नेस्टेड कॉल करते हैं। तो आए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं जी हमारे पास जो पहला लूप है फॉर लूप, वो फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है और उसकी एग्जांपल लेकर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जी बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है फॉर नेक्स्ट लूप। आपने देखा कि आपके पास लूप की 2 टाइप्स हैं, फॉर नेक्स्ट एंड व्हाइल व्हेन। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग लर्न करेंगे कि फॉर नेक्स्ट लूप क्या है, और नेक्स्ट जो इनकमिंग लेक्चर हमारा होगा वो इंशाल्लाह व्हाइल व्हेन पे होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बेटा फॉर नेक्स्ट लूप। फॉर नेक्स्ट लूप का इस्तेमाल आपके पास कब है? जब आपको इन एडवांस आपको पता हो कि हाउ मेनी टाइम्स लूप्स आर रिपीट। लूप्स को आपने कितनी दफा बेटा रिपीट करना है। लूप के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो आप कितनी दफा रिपीट कर रहे हैं, कितनी दफा चला रहे हैं। अगर आपको इस बात का शुरू से पता है, इन एडवांस इसको इस्तेमाल करने से पहले बेटा अगर आपको पता है, तो देन वहां पे फिर आप लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर नेक्स्ट लूप का इस्तेमाल करेंगे। फॉर नेक्स्ट लूप का बेटा हमारे पास जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह का है। सिंटैक्स में कहता है कि आपने सबसे पहले कीवर्ड इस्तेमाल करना है फॉर के नाम से, एक कीवर्ड यूज करें। देन बेटा आप लोगों ने वेरिएबल लिखना है, वेरिएबल का नेम यहां पे लिखें। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये वेरिएबल का नेम क्या है और इसका क्या रोल है। देन बेटा आपने एक वैल्यू देनी है, उस वैल्यू को लेट्स एक्स कंसीडर कर लिया, इसके बारे में भी बात करते हैं क्या चीज है। देन आपने कीवर्ड यूज करना है और वो कीवर्ड हमारे पास क्या है? टू के बाद बेटा आप लोगों ने एक अगेन वैल्यू लिखनी है और वैल्यू की जगह हम लोगों ने y लिख लिया। ये कौन सी वैल्यू है इसकी भी बात करते हैं। देन बेटा एक ऑप्शनल स्टेप है जो कि तमाम सेंटेंस के अंदर नहीं आता, ऑप्शनल है, किसी जगह पे इस्तेमाल होगा, किसी जगह पे इस्तेमाल नहीं होगा। कहां पे इस्तेमाल होगा, कहां पे नहीं इस्तेमाल होगा, उसकी भी बात अभी हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। वो क्या चीज हमारे पास है? वो ये है कि आपने कीवर्ड लिखना है स्टेप और उसके साथ आपने एक वैल्यू देनी है। लेट्स जी से मैंने वैल्यू कंसीडर कर दी। उसके बाद आप यहां पे लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। अब जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट है बेटा वो आपकी एक स्टेटमेंट हो सकती है या फिर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। वो आपकी एक स्टेटमेंट हो सकती है या फिर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स आपकी लिखी जा सकती हैं। फिर जैसे ये लूप आपका कंप्लीट होगा उसके लास्ट पे जाके, एंड पे जाके आप लोगों ने कीवर्ड इस्तेमाल करना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद आपने वेरिएबल, अगेन वेरिएबल का नाम लिखना है और वेरिएबल का नाम कौन सा है? जो नाम आप यहां पे इस्तेमाल करेंगे। आए ये था हमारे पास सिंटैक्स। अब देखते हैं कि सिंटैक्स के अंदर
जो टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं उन टर्म्स के इस्तेमाल करने का पर्पस क्या है। सबसे पहले बेटा फॉर लूप, फॉर लिखा हुआ है FOR, एक वर्ड आपके पास आ रहा है, इस वर्ड को हम लोग कॉल कर रहे हैं कीवर्ड, रिजर्व वर्ड। ये आपका GW बेसिक लैंग्वेज की तरफ से रिजर्व कर लिया गया है। आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, वैसे तो जनरली बेटा मैं आपको GW बेसिक लैंग्वेज 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कि सेकेंड ईयर के हैं, वो स्टूडेंट जो कि BSc के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास जो लैंग्वेजेस हैं बेटा, उन लैंग्वेजेस के अंदर भी यही लूप्स हैं और सेम लॉजिक है, कोई किसी किस्म का डिफरेंट नहीं है आपके पास। अगर वो बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं, लेक्चर को सुन रहे हैं, तो देन गौर से सुन लें, सेम वही लॉजिक आपके पास है। फॉर इज अ कीवर्ड, एक कीवर्ड है जो कि आपकी लैंग्वेज ने अपने लिए रिजर्व किया होता है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बेटा आप यहां पे लूप को इस्तेमाल कर रहे हैं। और कौन से लूप को इस्तेमाल कर रहे हैं? फॉर लूप को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है वेरिएबल। यहां पे आपने वेरिएबल का नेम लिखना है और ये वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है? ये बेटा वो वेरिएबल है जो कि आपके लूप को कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? कंट्रोल, यानी कि इससे कहा जाता है कि ये कंट्रोल वेरिएबल लूप आपके पास है। इसी तरह बेटा हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं इसको, और मूव करते हुए इक्वल का साइन आपके पास आ रहा है। इक्वल के साइन के बाद वेरिएबल यानी कि बताया जा रहा है किसके बराबर है? वेरिएबल बराबर है x to y, x से लेकर y तक। अब ये यहां पे बेटा जो x आपके सामने है, ये x रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वैल्यू को। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल वैल्यू को। या फिर आप कह सकते हैं कि ये स्टार्टिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन? x। इसी तरह बेटा y किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? y रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वैल्यू को। या फिर आप कह सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंडिंग वैल्यू को। अब आपको समझ आ चुकी होगी कि वेरिएबल इज इक्वलेंस टू, ये जो वेरिएबल है ये बराबर है किसके? स्टार्टिंग वैल्यू से लेकर एंडिंग वैल्यू तक। यानी कि इस वेरिएबल को एक कीमत असाइन की जा रही है, और कीमत क्या असाइन की जा रही है कि कीमत यहां से शुरू होगी और यहां पे जाके खत्म हो जाएगी। लेट्स फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपके पास एक लूप है जो कि 1 से लेकर 10 तक चलेगा, 1 से लेकर 10 तक चलेगा। तो आप इनिशियल वैल्यू 1 रखेंगे और एंडिंग वैल्यू, फाइनल वैल्यू क्या रखेंगे? 10 रख देंगे। तो 1 से लेकर 10 तक वैल्यू आपने असाइन कर दी, किसको? वेरिएबल को आपने असाइन कर दी। इट्स वेरी टू वेरी सिंपल। और इसी तरह बेटा यहां पे स्टेप जी लिखा हुआ है। स्टेप जी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस सूरत में जब आपके पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो आप लोग बाय डिफॉल्ट नहीं लेना चाह रहे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है बेटा वो आपने बाय डिफॉल्ट नहीं लेना। अब यहां पे मैं बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात आपसे कर गया हूं कि आपने बाय डिफॉल्ट नहीं लेना। तो बाय डिफॉल्ट क्या है? बाय डिफॉल्ट बेटा ये है, लेट्स अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते, स्टेप जी आपने नहीं लिखा हुआ, तो बाय डिफॉल्ट जो इंक्रीमेंट होगा, यानी कि मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी है कि x की वैल्यू सपोज 1 है, y की वैल्यू सपोज 10 है, तो बाय डिफॉल्ट बेटा जो इंक्रीमेंट होगा वो 1 का इंक्रीमेंट होगा। यानी कि इस वेरिएबल की शुरू में कीमत क्या होगी? 1, फिर कीमत 2, फिर 3, फिर 4। यानी कि हमारे पास जो एक सीरीज जनरेट हो रही है वो क्या हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरतीब से आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, और जो इंक्रीमेंट आपके पास बेटा आ रहा है वो +1 का इंक्रीमेंट है। तो बाय डिफॉल्ट जो इंक्रीमेंट हमारे पास होता है वो +1 का इंक्रीमेंट होता है। अब बेटा आप स्टेप जी पे आ जाओ। आप कहते हो कि बाय डिफॉल्ट आपने इंक्रीमेंट नहीं लेना, यानी कि फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि आपने ओनली एंड ओनली इवन नंबर्स लिखने हैं, मींस के 2 4 6 8 10 आपने लिखना है। तो देन बेटा यहां पे जो इंक्रीमेंट होगा 2 के बाद 4, तो 2 के बाद जो 4 आपके पास आ रहा है, तो 2 के बाद 4 इंक्रीमेंट मींस कितना है? 2 का है। 4 के बाद आपके पास 6 आ रहा है, इसमें इंक्रीमेंट कितना है? 2 का है। 6 के बाद आपके पास 8 आ रहा है, तो इसमें इंक्रीमेंट कितना है? 2 का इंक्रीमेंट है। तो देन बेटा आपको यहां पे स्टेप के साथ यहां पे इंक्रीमेंट की वैल्यू बतानी पड़ेगी कि आप कितना इंक्रीमेंट लेना चाहते हैं। मींस कि आप जी की जगह पे क्या लिख देंगे?
2 लिख देंगे अगर आपने कितना इंक्रीमेंट लेना है, 2 का इंक्रीमेंट लेना है। ठीक है बेटा। अब ये सिर्फ इंक्रीमेंट ही नहीं है, बास सिचुएशंस के अंदर हम लोग डिक्रीमेंट भी लेते हैं, यानी कि वैल्यू ऐड हो रही है लेकिन किस सूरत में, नेगेटिव सूरत में। वैल्यू बढ़ रही है लेकिन किस सूरत में, नेगेटिव सूरत में। अगर आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको यह कहा जाता है कि आपने प्रिंट करवाना है 10 to 1, 10 से 1 की तरफ आपने मूव करना है, यानी कि इनिशियल वैल्यू आप 10 ले लेते हैं और एंडिंग वैल्यू जो है, फाइनल वैल्यू जो है वो आप क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो देन बेटा आपने बड़ी कीमत से छोटी कीमत की तरफ मूव करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने मूव करना है, तो देन इंक्रीमेंट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। तो यहां पे उस सूरत में आपने फिर क्या लिखना है, अगर ए का डिक्रीमेंट है तो -1 लिख देंगे, अगर 2 का डिक्रीमेंट है -2 लिख देंगे, 3 का डिक्रीमेंट है -3 लिख देंगे। जितना डिक्रीमेंट होगा उतना हम लोग लिख देंगे। अब इससे क्या साबित होता है कि स्टेप जी जो है बेटा ये इस्तेमाल किया जाएगा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट के लिए। ठीक है जी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए आपने किस चीज का इस्तेमाल करना है, स्टेप जी का इस्तेमाल करना है। फिर बेटा हमारे पास लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ भी हो सकती हैं अपनी प्रोग्राम प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपने स्पेसिफाइड प्रॉब्लम हल करनी है प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने लॉजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहां पे लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर देना है। फिर हमारे पास जी नेक्स्ट कीवर्ड आएगा और फिर हमारे पास वेरिएबल आएगा, और ये वेरिएबल कौन सा होगा, जो वेरिएबल बेटा आपने यहां पे लिया होगा सेम लाइक वही वेरिएबल आपने यहां पे ले लेना। जो वेरिएबल का नाम यहां पे, फॉर एग्जांपल यहां पे आपने वेरिएबल का नाम आई रखा हुआ है, तो यहां पे भी आके आप क्या ले लेंगे, आई ले लेंगे। यहां पे वेरिएबल का नाम ए है तो यहां भी आप क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे। तो एज यू लाइक, जो नाम आपने यहां पे रखा है वही नाम आपने बेटा यहां पे रख लेना है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं कि आपको सेंटेंस की समझ आई होगी। अब इसको मैं प्रॉपर्ली एक एग्जांपल लेके चलता हूं और उस एग्जांपल को बेटा मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड के ऊपर एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करूंगा, और देन ताकि आपको उसको प्रॉपर्ली समझ सके। तो आए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक प्रोग्राम। जी बेटा आए, अब हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास हमारी बुक के अंदर फॉर नेक्स्ट टॉपिक में एक बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल गिवन है। हम उस एग्जाम्पल के जरिए इस प्रोग्राम को मजीद समझने की कोशिश करते हैं। वो एग्जाम्पल बेटा कुछ ऐसी है, वो कहता है लेट अस कंसीडर अ प्रोग्राम दैट सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। जो सीरीज उसने आपको गिवन की है उस सीरीज का सम कहता है कि इसको आप प्रिंट आउट करवाएं। हम उसका सम कैलकुलेट करेंगे और सम को प्रिंट आउट करवा देंगे। वो सीरीज बेटा हमारे पास क्या है जो कि एग्जाम्पल के अंदर गिवन है, वो सीरीज कुछ ये है 2, 4, 6, 8 और कहां तक ये है बेटा 100 तक। ये एक सीरीज हमारे पास है, मीन्स के इवन नंबर्स की सीरीज है। 2 से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है, 100 तक। 100 तक आपको इवन नंबर्स गिवन है। अब बेटा इस सीरीज का आपने सम निकाल कर देना है, सम निकाल कर आपने प्रिंट आउट करवाना है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंटली चीज जो हमारे पास आती है प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले, वो बेटा ये आती है कि हमें सम करने का तरीकाकार आना चाहिए। हमें सम का पता होगा, तरीकेकार का पता होगा, उसकी लॉजिक का पता होगा, जो कि हमने अपने माइंड के अंदर सोच रखा होगा। तो देन बेटा हम लोग इजीली उसका प्रोग्राम भी बना लेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ कि इसकी लॉजिक क्या होगी, सम करने का तरीकाकार क्या होगा, कि जिसके जरिए आप सम करें और सम करके आप लूप को इस्तेमाल करें और देन आप उसको सम को प्रिंट आउट करवा दें। तो आए बेटा इसकी लॉजिक देखते हैं कि हमारे पास लॉजिक क्या होगी। लॉजिक को समझाने के लिए एक सिंपल सी एग्जाम्पल मैं यहीं से ले लेता हूं, और वो सिंपल सी एग्जाम्पल क्या है कि मैं पहले 4 डिजिट्स आपको समझाने के लिए ले लेता हूं। पहले 4 डिजिट्स मैंने ले लिए, पहली 4 कीमतें मैंने सीरीज में से निकाल ली। वो 4 कीमतें कौन सी हैं, 2, 4, 6 एंड 8। ले बेटा ये 4 कीमतों के ऊपर मैं आप लोगों को सम करने का तरीकाकार समझाने लगा हूं। अब बेटा गौर कीजिएगा कि आपने सम करना कैसे है। आपके पास 4 डिजिट्स हैं 2, 4, 6, 8। हम चाह रहे हैं कि इन 4 डिजिट्स का हम लोग सम करें, इनको जमा करें। अब अगर लेट्स कंप्यूटर को एक साइड पे कर दें,
कंप्यूटर को सोचना छोड़ दें, आप अपने माइंड से सोचें, आप खुद देखें कि आप इसको कैसे करेंगे। मैंने कहा कि कंप्यूटर साइड पे कर दें, रीजन दैट कि कंप्यूटर भी आपके माइंड को ही फॉलो करके बनाया गया है। वो भी जो कैलकुलेशन कर रहा है वो सेम लाइक वैसे ही कर रहा है जैसे कि हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। कंप्यूटर टोटली हमारे माइंड के ऊपर डिपेंडेड है, हम लोग कंप्यूटर के ऊपर डिपेंडेड नहीं है। तो आए बेटा हम लोग अपने माइंड से एग्जांपल लेते हैं कि हम इसकी लॉजिक कैसे बनाएंगे। अगर मैं आपको कहता हूं कि आपने इन 4 डिजिट्स को जमा करना है, तो देन बेटा आप इनको जमा करने का जो तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे वो तरीकेकार में ऐसा नहीं होगा कि आप 4 के 4 डिजिट्स का जवाब एक दफे मुझे दे देंगे। जवाब आप एक दफा दे देंगे, लेकिन उसके पीछे जो प्रोसेस होगा, जो आपने अमल किया होगा, जो आपके माइंड के अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म हुई होगी, वो बेटा 1 बाय 1 ही परफॉर्म हुई होगी। वो कैसे 1 बाय 1 परफॉर्म हुई होगी? वो कुछ ऐसे होगी कि आपने सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू आपके पास आएगी, इस फर्स्ट वैल्यू को अपने ब्लैंक माइंड के अंदर, खाली दिमाग के अंदर आपने रखा होगा। किसी खाली जगह पे ढूंढी होगी, कोई जगह खाली कहां पे है, वहां पे आपने इसको रख दिया। रखने के बाद बेटा आपने देखा कि नेक्स्ट हमारे पास डिजिट क्या आ रहा है। जो डिजिट आ रहा होगा उस डिजिट्स को आप लेंगे, यानी कि इसको एज इट इज आपने अपने माइंड में किसी एक कॉर्नर में रख दिया। फिर आपने बेटा इसके जो नेक्स्ट इनकमिंग डिजिट आ रहा था उस डिजिट के साथ इसको जमा कर दिया। 2 को आपने 4 के साथ प्लस किया, तो जो आंस आया, आंस को अगेन बेटा आपने यहां पे रिप्लेस कर दिया उसी खाली जगह पे दोबारा से, जहां पे 2 रखा हुआ था 2 को खत्म किया, क्योंकि 2 के साथ 4 प्लस हुआ, वहां पे आपने 6 रख दिया। 6 के साथ बेटा अगेन आपने नेक्स्ट इनकमिंग डिजिट्स को प्लस किया। नेक्स्ट इनकमिंग डिजिट्स को प्लस करने से जो आंस आया वो आंस आपने 6 की जगह पे रिप्लेस करवा दिया। देन अगेन नेक्स्ट इनकमिंग डिजिट्स की तरफ आप मूव किए, उसको आपने प्लस किया। प्लस करने से जो आंस आया वो आपने इसकी जगह पे अगेन रिप्लेस करवा दिया। तो इस बात पे बेटा आप गौर करें कि आपके पास जितनी चाहे लंबी सीरीज हो, आप क्या करते हैं कि जो प्रीवियस आंस आपके पास आता है उस आंस के अंदर नेक्स्ट इनकमिंग वैल्यू को जमा कर देते हैं। फिर जो आंस आ गया उसके अंदर नेक्स्ट इनकमिंग वैल्यू को जमा कर दिया, फिर जो आंस आ गया उसमें नेक्स्ट इनकमिंग वैल्यू को जमा कर दिया। ये मामला आपके साथ बेटा उतनी देर तक चलता रहता है जितनी देर तक आपके पास एंड वैल्यू नहीं आ जाती, आखिरी कीमत नहीं आ जाती। जैसे ही आखिरी कीमत आपके पास आती है, आप उसके साथ उसको प्लस करते हैं, तो देन बेटा आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या होगा? फाइनल रिजल्ट होगा। मींस कि आपके पास जितनी कीमतें होंगी वो तमाम कीमतें जमा हो चुकी होंगी। तो आए बेटा इसी लॉजिक को लेकर हम लोग चलते हैं और इसी के मुताबिक हम लोग क्या करते हैं? एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम बेटा हमारे पास कुछ ऐसा है कि लाइन नंबर 10 आपने इस्तेमाल की, GW बेसिक के रूल्स के मुताबिक लाइन नंबर 10 हम लोगों ने इस्तेमाल। जी बेटा लाइन नंबर 10 के ऊपर सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं और वेरिएबल को मैं नाम दे देता हूं सम का, और साथ ही इसको मैं इनिशियलाइज करवा देता हूं 0 से। एक मैंने वेरिएबल ले लिया है पहली लाइन नंबर के ऊपर और सम के नाम से वेरिएबल लिया है, और इसको बेटा मैंने जिस वैल्यू से इनिशियलाइज करवाया है, इनिशियलाइज का मतलब इसको जो इनिशियल वैल्यू दी गई है, जो पहली कीमत इसको दी गई है, वो पहली कीमत हमारे पास क्या है? 0 है। आप अगर अपनी बुक से इस एग्जांपल को देखते हैं बेटा, तो उसने वेरिएबल का जो नेम रखा हुआ है वो उसने एंड नेम रखा हुआ है। एज यू लाइक आप एंड रख लें, एज यू लाइक आप सम रख लें, जस्ट वेरिएबल नेम है। आप वेरिएबल नेम्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बेटा कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने यहां पे जो सम रखा है, इसके रखने का मकसद ये है कि सम अपने नाम से बता रहा है कि इसको किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मींस कि आप इसको सम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होगा जिसमें हम लोग वैल्यूज को सम करके जो रिजल्ट आएगा वो बेटा इसके अंदर स्टोर करेंगे। तो आए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके साथ ही बेटा हम लोगों ने जो लूप इस्तेमाल करना है, फॉर नेक्स्ट लूप इस्तेमाल करना है, उसका इस्तेमाल आता है। उसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? लाइन नंबर 20 के ऊपर बेटा आप लिखेंगे फॉर नेक्स्ट लूप का जो सिंटैक्स है उसको फॉलो करते हुए सबसे पहले हमारे पास एक कीवर्ड आता है और उस कीवर्ड को क्या कॉल कर रहे हैं हम लोग? फॉर कीवर्ड कॉल कर रहे हैं। फॉर कीवर्ड के साथ बेटा वेरिएबल नेम हमारे पास आता है, वेरिएबल कंट्रोल नेम आता है। इसको हम लोगों ने ले लिया है आई के नाम से। वेरिएबल का नेम बेटा हम लोगों ने क्या रख लिया है? आई। आपकी बुक के अंदर भी यही है, आप आई ले लें। इज इक्वलेंस टू, बराबर का निशान बेटा इस्तेमाल होगा, और बराबर के निशान के बाद सिंटैक्स के अंदर आपने देखा था x to y मीन इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू। तो बेटा हमारे पास जो गिवन वैल्यूज हैं
जो हमारी प्रॉब्लम है जिसको हम लोग हल करने के लिए जा रहे हैं वो वैल्यूज क्या हैं 2, 4, 6, 8 एंड 100 तक वैल्यू मूव कर रही हैं। इनिशियल वैल्यू बेटा आपके पास 2 है और फाइनल वैल्यू बेटा आपके पास क्या है 100 है। तो देन हम लोग इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू ले लेते हैं। इनिशियल वैल्यू हमारे पास 2 और TO कीवर्ड 2 और देन उसके बाद बेटा फाइनल वैल्यू क्या है 100 वैल्यू हम लोगों ने यहां पे लिख ली। अब बेटा फॉर लूप के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंटैक्स में देखा, इसके बाद एक स्टेप हमारे पास आता था, वो था स्टेप का कीवर्ड इस्तेमाल होता था और उसके बाद आप एक वैल्यू लिखते थे जिसे हम लोगों ने जी के नाम दिया था। अब वो वैल्यू लिखते वक्त बेटा मैंने आपको सिंटैक्स के अंदर बताया था कि ये ऑप्शनल है, इसका इस्तेमाल होगा मे बी ना होगा। अब इस्तेमाल इसका कहां पे है? इसका इस्तेमाल बेटा तब है कि जब आप लोगों के पास जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो बाय डिफॉल्ट नहीं है, बाय डिफॉल्ट से हट के इंक्रीमेंट है। आपने खुद बताना है कि इसके अंदर इंक्रीमेंट कितना होगा, देन बेटा आप लोगों ने स्टेप को इस्तेमाल करना है। तो यहां पे जरा गौर कीजिएगा कि हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट था, मैंने सिंटैक्स के अंदर आपको बता दिया था कि बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट होता है, लेकिन यहां पे इंक्रीमेंट कितना है? अगर हम लोग सीरीज को देखते हैं 2 के बाद 4 है, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? 2 का डिफरेंट है। देन अगेन 4 के बाद 6 है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंट है। देन 6 के बाद 8 है, इसमें डिफरेंट कितना है? 2 का डिफरेंट है। यानी कि सीरीज के अंदर जो चेंज आ रहा है वो +2 का चेंज है, 2 इंक्रीज हो रहा है, 2 जमा हो रहा है। सो बेटा उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? स्टेप 2 हम लोग यहां पे लिख देंगे। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद बेटा ये फॉर का फर्स्ट सिंटैक्स, फर्स्ट लाइन आपने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमारे पास फॉर सिंटैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट आती हैं, यहां स्टेटमेंट्स आती हैं। इसकी कौन सी स्टेटमेंट्स हैं वो हम लोग देखते हैं। हमें जो प्रोग्राम के अंदर कहा गया है वो ये कहा गया है कि आपने इन तमाम नंबर्स को प्लस करना है, सम करना है। तो बेटा इसको सम करने का हम यहां पे तरीका क्या लिखते हैं? लाइन नंबर 30 के ऊपर आके लिखते हैं सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। अब मैं आपको समझा भी देता हूं ये मैंने क्यों लिखा, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। आप कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर अगर आपके पास कोई एक स्टेटमेंट आ जाती है, उसका मतलब यह है कि इक्वल की राइट साइड के आपके पास जो एक्सप्रेशन है उसको कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो आपने लेफ्ट साइड को दे देना है। तो बेटा यहां पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसका आंसर निकलेगा, इसको कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि सम प्लस आई, सम की वैल्यू और आई की वैल्यू दोनों को जमा किया जाएगा और जो जवाब आएगा वो जवाब किसको दे दिया जाएगा? सम को दे दिया जाएगा। अब आप थोड़ा सा आ जाएं अपनी लॉजिक के ऊपर। मैंने जो बेटा स्टार्ट में आपको लॉजिक समझाई, उस लॉजिक में मैंने आपसे क्या बात की थी? यही बात की थी कि आपने करना क्या है कि फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों वैल्यूज को जमा करना है और आपने एक आंसर के तौर पे ले लेना है। देन बेटा सेकंड और थर्ड को आपने जमा करना है और एक आंसर के तौर पे ले लेना है। देन आपने थर्ड एंड फोर्थ को जमा करना है और एक आंसर के तौर पे आपने इसको ले लेना है। तो वही कुछ स्ट्रेटेजी यहां पे इस्तेमाल की जा रही है कि सम को इनिशियलाइज करवाया जाएगा किसी एक वैल्यू के साथ, और इनिशियलाइज किससे करवा दिया है? 0 से। तो सम की पहली कीमत क्या होगी? 0। आई की पहली कीमत क्या होगी बेटा? 2 होगी। तो देन क्या होगा? 0 और 2 दोनों को जमा किया जाएगा और किसके अंदर स्टोर कर दिया जाएगा? सम के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। और इसी तरह आई की जो कीमत है वो चेंज होती रहेगी। 2 के बाद 4 आएगी, 4 के बाद 6 आएगी, 6 के बाद 8 आएगी, और देन बेटा जो जो वैल्यूज जमा होती जाएंगी वो किसके अंदर स्टोर होती जाएंगी? सम के अंदर स्टोर होती जाएंगी। इसको मजीद मैं आप लोगों को अभी प्रोग्राम कंप्लीट करवाने के बाद व्हाइट बोर्ड के ऊपर एग्जीक्यूट करके बताता हूं कि कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट देख लें, प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। लाइन नंबर 40 के ऊपर लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिख ली गई है। इस लूप को क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के लिए बेटा हम लोग क्या लिखते हैं? नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद वेरिएबल जो इस्तेमाल हुआ है वो वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। अब यहां पे गौर करें, यहां तक करने के बाद जो अब तक हम लोगों ने काम कर लिया है, जितना प्रोग्राम हमारा हो चुका है, इस प्रोग्राम को यहां तक अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो देन बेटा क्या होगा? अगर आप स्टार्ट से आए, लाइन नंबर 10 पे आए, लाइन नंबर 10 पे क्या कह रहा है? सम इज इक्वल टू 0। सम की वैल्यू को इनिशियलाइज करवा दो 0 से। सम की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज अगर करवा दिया जाता है, मींस कि आपको एक रैम के ऊपर एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट करवा के दे दी जाती है, और किसके नाम से होगी? सम के नाम से होगी।
तो सम के नाम से एक मेमोरी लोकेशन हमें दी जाती है। जी बेटा, लाइन नंबर 40 के बाद यहां तक अगर हम लोग देखते हैं तो यहां तक हमारे पास जो वैल्यूज आ चुकी हैं वो कुछ ऐसी हैं। जी बेटा, यहां तक अगर हम लोग देखते हैं तो यहां तक हमारा प्रोग्राम जिस स्टेज में पहुंच चुका हुआ है, उस प्रोग्राम की सिचुएशन को अगर हम लोग फॉलो करते हैं, हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट थी उसको अगर हम लोग फॉलो करते हैं, तो हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट थी वो ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ऊपर आप लोगों को नजर आ रही है। वो स्टेटमेंट बेटा ये थी हमारे पास कि आप लोगों ने प्रिंट करना है, प्रिंट द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आपने प्रिंट निकाल के देना है इस फॉलोइंग सीरीज का। तो बेटा यहां तक हम लोगों ने सम तो निकाल लिया लेकिन प्रिंट नहीं किया। लूप शुरू किया था, लूप को एंड भी कर दिया, लूप को क्लोज भी कर दिया, लेकिन प्रिंट हम लोगों ने नहीं किया। रीजन स्टैट बेटा के लूप के अंदर आप लोग प्रिंट यहां पे नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपने कंप्लीट सम का, एंड ऑफ आंस का अगर आप लोगों ने प्रिंट देना है, आउटपुट देनी है, तो देन बेटा आपको प्रिंट लूप से बाहर निकल के करना पड़ेगा। तो लूप क्लोज हो चुका हुआ है, अब हम लोग इसका प्रिंट निकाल लेते हैं। लाइन नंबर 50 के ऊपर हम लोग लिखते हैं प्रिंट स्टेटमेंट, PRINT प्रिंट, और किसको बेटा प्रिंट करना है? सम को। एक मैंने मैसेज दे दिया सम इज इक्वल्स टू, और बाहर जाके वेरिएबल का नाम लिख दिया। वेरिएबल का नाम आपके पास क्या है? सम। और आउटपुट स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाई देगा? सम इज इक्वल्स टू, आगे यहां पे वैल्यू, जो भी वैल्यू आपके पास आएगी सम की, वो वैल्यू यहां पे डिस्प्ले हो जाएगी। इसके साथ ही बेटा हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है और हम लोग प्रोग्राम को क्या कर देते हैं? एंड कर देते हैं, और एंड से आपका प्रोग्राम जो होगा वो एंड हो जाएगा, इसकी एग्जीक्यूशन जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी। अब बेटा हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी हमारे पास कि जिसके अंदर आपको कहा गया था कि आपने प्रिंट करना है गिवन सीरीज का, जो भी सीरीज आपको दी गई है आपने उसका प्रिंट करना है। उसका एक प्रोग्राम आपने लिख लिया। अब एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपके सामने रखता हूं कि इस प्रोग्राम को आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा। कंप्यूटर सिस्टम इसको कैसे एग्जीक्यूट करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आ रही है बेटा। इसको गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा। अगर आपको इसकी अच्छी तरह का तरीके से समझ आ गई तो डेफिनेटली तौर पर प्रोग्रामिंग जो होगी वो आपके लिए इजी होना शुरू हो जाएगी। तो आए बेटा हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि सिस्टम इसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। देखें, सिस्टम सबसे पहले लाइन नंबर 10 को एग्जीक्यूट करेगा। जब लाइन नंबर 10 के पास कंट्रोल आएगा तो देन क्या होगा, वो देखेगा कि लाइन नंबर 10 पे क्या लिखा हुआ है। लाइन नंबर 10 पे लिखा हुआ है सम इज इक्वल्स टू 0, यानी कि एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है? 0 स्टोर हो रहा है। कौन कर रहा है? प्रोग्रामर कर रहा है। अगर आप प्रोग्रामर हैं, आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो आप इसके अंदर 0 को स्टोर कर रहे हैं। तो सिस्टम क्या करेगा? सबसे पहले एक वेरिएबल लेगा, मेन मेमोरी के ऊपर वेरिएबल लेगा और उसका नाम क्या रखेगा? सम नाम रखेगा। तो आए सिस्टम की मेन मेमोरी को भी साथ साथ लेके चलते हैं। सिस्टम मेन मेमोरी कौन सी है? रैम। रैम के ऊपर एक वेरिएबल लिया जा रहा है, किसके नाम से? सम के नाम से। ये फॉर एग्जांपल एक लोकेशन है और इसका नाम क्या रख दिया उसने? सम रख दिया। लेट्स, उसके बाद लाइन नंबर 20 पे आएगा। लाइन नंबर 20 पे आया, सम रखा, सम के अंदर 0 स्टोर कर दिया था, नहीं जी इसमें 0 स्टोर कर दिया। लाइन नंबर 20 पे आया फॉर आई, एक और वेरिएबल आ गया, आई इज इक्वल्स टू 2, यानी कि आई की जो कीमत है वो शुरू हो रही है कहां से? 2 से। तो आई की जो फर्स्ट कीमत है वो 2 है। एक और वेरिएबल लेगा, किस नाम से? आई के नाम से एक और वेरिएबल ले लिया, और बेटा इसके अंदर इनिशियल वैल्यू उसने क्या स्टोर कर दी? 2 स्टोर कर दी। देन उसके बाद 200, 2 से लेकर 100 तक उसकी कीमत चलेगी, लेकिन पहली कीमत क्योंकि उसने स्टोर कर दी है, देन वो बेटा आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। यहां से जो कंट्रोल होगा वो आपका नीचे लाइन में आ जाएगा। यहां से कंट्रोल कहां पे मूव कर जाएगा? नीचे लाइन में। अब बेटा ये जो लाइंस, जो स्टेटमेंट जो कि फॉर लूप के स्टार्टिंग लाइन और एंडिंग लाइन के बिटवीन होगी, इसके दरमियान में होगी, इस लाइंस को बेटा हम लोग बॉडी ऑफ लूप भी कॉल करते हैं।
क्या कॉल करते हैं? बॉडी ऑफ लूप। लूप की बॉडी है ये। लूप की बॉडी के अंदर बेटा इस वक्त एक स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट क्या है? वो कहता है कि सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। मैंने आपको बताया था कि अगर असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हो तो राइट साइड के ऊपर जो एक्सप्रेशन होती है उसको सॉल्व करने के बाद देन जो आंसर आता है वो लेफ्ट साइडेड वेरिएबल को असाइन कर दिया जाता है। तो आए बेटा ये देखें, इसको कैलकुलेट करें। सम प्लस आई, सम की कीमत क्या है? 0, आई की कीमत क्या है? 2। दोनों को जमा किया जाएगा, आंसर क्या आएगा? 2, और 2 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा? सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। यानी कि सम की वैल्यू पहले 0 थी, इसके ऊपर 2 क्या होगा? ओवरराइट हो जाएगा। ठीक हो गया जी, ओवरराइट हो गया, उसने उसको रिप्लेस कर दिया। देन बेटा नेक्स्ट आई, अगले आई पे चले जाओ। अब अगला आई क्या है? पहले क्या था? आई की कीमत 2 थी। अब नेक्स्ट कीमत क्या होगी? अगर तो यहां पे बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट होता देन उसने स्टेप की तरफ नहीं जाना था, क्योंकि अब यहां पे स्टेप लिखा गया तो स्टेप को फॉलो किया जाएगा। स्टेप के अंदर क्या है? +2, यानी कि 2 का इंक्रीमेंट आ जाएगा। 2 के अंदर 2 का इंक्रीमेंट किया जाए, यानी कि इसके साथ 2 के साथ +2 किया जाएगा, तो +2 होगा तो देन क्या आएगा? 4। तो आई की कीमत हमारे पास क्या बेटा हो जाएगी? 4। तो यहां पे कीमत भी ओवरराइट हो जाएगी, 4 लिखा जाएगा। देन बेटा उसके बाद नीचे आएगा, नीचे यहां पे आया वही उसका फ्लो, सम प्लस आई। सम की कीमत आपके पास क्या है? 2 है। आई की कीमत आपके पास क्या है? 4 है। तो 2 + 4 6। तो 6 किस में स्टोर हो जाएगा? सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो सम के अंदर बेटा हमारे पास क्या स्टोर हो गया? 6 स्टोर हो गया। 6 स्टोर होने के बाद नेक्स्ट आई, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्ट्रेट लाइन में आना है। नेक्स्ट आई ये वापस ऊपर भेजेगा किसके पास? स्टेप 2 के पास। अब स्टेप 2 अगेन जमा 2 करेगा। आई की कीमत के अंदर अगेन जमा 2 किया। पहले आई की कीमत क्या थी? 4। अब +2 होगा तो आई की कीमत क्या आपके पास आ जाएगी? 6। लेकिन जी इसकी कीमत हमारे पास आ गई 6 कीमत आई। 6 कीमत आने के बाद देन यहां पे मूव किया जाएगा सम प्लस आई। सम की कीमत आपके पास क्या है? 6। आई की कीमत आपके पास क्या है? 6। 6 + 6 12 आपके पास आएगा। 12 किसको साइन कर दिया जाएगा? सम को साइन कर दिया जाएगा। मींस के सम की वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। यहां पे क्या लिखा जाएगा? 12 लिखा जाएगा। देन बेटा नेक्स्ट आई, अगले आई पे आ जाएंगे। स्टेप 2 अगला आई जमा 2। जमा 2 कर दिया तो 2 जमा करने से आपके पास बेटा क्या आएगा? 8 बन जाएगा। नेक्स्ट आप यहां पे आएंगे, सम की वैल्यू 12 है, आई की वैल्यू 8 है। 12 + 8 20। सम के अंदर बेटा क्या स्टोर हो जाएगा? 20 स्टोर हो जाएगा, वो इसको ओवरराइट कर जाएगा। अब बेटा बात पे गौर करें, समझें। हम 8 तक गए हैं, 2 से लेकर 8 तक। ये जो 2 से लेकर 8 तक जाने तक ये जो 4 टाइम्स आपका लूप चला है, 4 दफा जो आपका लूप चला है। पहली दफा आई की कीमत 2 थी, देन आई की कीमत 4 थी, देन आई की कीमत 6 थी, देन आई की कीमत 8 थी। इसी तरह बेटा आई की कीमत बढ़ती जाएगी, 2 जमा होता जाएगा। ये जो 4 टाइम आपका लूप चला है, 4 टाइम चलते तक सम की कीमत आपके पास क्या आ चुकी है? 20 आ चुकी है। इसी तरह बेटा नेक्स्ट मूव करते जाएंगे। और एग्जांपल के तौर पे भी मैंने जो आपको समझाया था, जो लॉजिक समझाई थी, वो भी बेटा जब आप 8 तक गए थे तो वैल्यू क्या आई थी? 20 ही आपके पास आई थी। मींस के ये जो प्रोसीजर आप लोग बेटा परफॉर्म कर रहे हैं, ये सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट प्रोसीजर है जो कि आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं। अब बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मैंने अभी 4 टाइम्स लूप को चलाया है। लूप आपका 100 तक जाते हुए 50 टाइम्स 50 दफा चलेगा। 100 तक जाते हुए ये जितनी दफा भी चलता है बेटा, जितनी दफा लूप एग्जीक्यूट होता है, जितनी दफा लूप रिपीट होता है, एक रेपिटेशन जो होती है उसे बेटा हम लोग लूप की जबान में आइट्रेशन कॉल करते हैं। क्या कॉल करते हैं? आइट्रेशन। इसे आइट्रेशन कॉल करते हैं। मींस अभी तक बेटा मैंने 4 आइट्रेशन परफॉर्म की आपके सामने, जो मैंने परफॉर्म करके आपको दिखाई कि आई को 8 तक ले जाने के लिए 4 आइट्रेशन आपने परफॉर्म की, आई को 100 तक ले जाने के लिए 50 आइट्रेशन आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी। और तमाम की तमाम आइट्रेशन का जो प्रोसीजर होगा वो सेम लाइक ऐसा ही प्रोसीजर होगा जैसा बेटा मैंने आपके सामने परफॉर्म कर दिया। तो इसके साथ साथ बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस लॉजिक की, इस प्रोग्राम की अच्छी तरह से समझ आई होगी। इसी से बेटा बहुत सारे फर्दर मैं प्रोग्राम निकाल सकता हूं, लेकिन अभी मैं आपके सामने प्रोग्राम नहीं निकाल रहा। आप खुद इसकी ट्राई कीजिएगा,
नेक्स्ट इनकमिंग जब मैं एक्सरसाइज की तरफ बेटा मूव करूंगा, देन मैं आपको बताऊंगा कि इस लॉजिक से फर्दरली आप कितने प्रोग्राम्स निकाल सकते हैं। इसी के साथ बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो की अच्छी तरह से समझ आई है, आप इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो देन बेटा मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, और ताकि आपके साथ साथ आपके जो दोस्त हैं वो भी इनसे मुस्तफीद हो सकें। इसी के साथ बेटा आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।